नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से पाश्चात्य काव्य शास्त्र को, जिसमें पिछली वीडियो में लगभग हमने बहुत कुछ पढ़ ही लिया था, लगभग पूरा ही हो गया था। बस आज की एक अंतिम कक्षा है जो कि पढ़ करके इसके बाद पुनीत कुमार राय जी हमारी पुस्तक जो है वो पूरी तरीके से पूरी हो जाएगी। तो आज कुछ प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तकों को हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रसाद ने हिंदी में यथार्थवाद का जनक किसे माना था, यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। तो आज प्रमुख सिद्धांत और प्रवर्तकों को देखेंगे, जो कि परीक्षा में अक्सर आपने देखा होगा कि प्रश्नों में पूछा जाता है कि कौन से सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जानने के लिए आप ज़रूर से इस वीडियो को बने रहिए इस वीडियो पर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है और पुनीत कुमार राय जी की पुस्तक से आज आखिरी कक्षा है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि हमारे शुक्ल जी की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी भी सीरीज़ चल रही है, तो साथ साथ हम दोनों को कवर करते चल रहे हैं। तो चलिए आज शुरू करेंगे। हम पुनीत कुमार राय जी की पुस्तक से देखेंगे प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तकों को। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है प्रत्ययवाद। प्रत्ययवाद का सिद्धांत है प्लेटो का। ठीक है, प्लेटो ने प्रत्यय की बात की थी। ठीक है, और वस्तु जगत को क्या माना था? मिथ्या माना था। तो प्रत्यय को यानी कि आइडिया को ही वो मानते हैं सही है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सत्य से बहुत दूर है। तो प्रत्ययवाद का जो सिद्धांत है वो है प्लेटो का। वहीं अनुकृति एवं विरेचन तथा त्रासदी, ये दोनों जो सिद्धांत है वो है अरस्तु के। आपको पता ही है कि प्लेटो जो थे वो अरस्तु के गुरु थे। तो अरस्तु शिष्य हो गए प्लेटो के, और अनुकृति एवं विरेचन का सिद्धांत इन्होंने दिया, साथ साथ त्रासदी का सिद्धांत दिया। दोनों सिद्धांत है अरस्तु के। उदात्त का सिद्धांत है लॉन्गिनुस का। ठीक है, तो लॉन्गिनुस ने उदात्त का सिद्धांत दिया था। वहीं संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत, ये दोनों जो सिद्धांत है ये है रिचर्ड्स के। ठीक है, संप्रेषण का सिद्धांत भी रिचर्ड्स का ही है और मूल्य का सिद्धांत भी रिचर्ड्स का ही। पिछली कक्षा में हमने विस्तार से इस पर बात भी की थी। वही वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत है इलियट का। निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत है वो दिया था इलियट ने ही। संवेदनशीलता का असाहचर्य भी इलियट ने दिया है। पिछली कक्षा में इन सभी को हमने विस्तार से पढ़ ही लिया था। पिछला वीडियो अगर यदि आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर से देख ले। विस्तार पूर्वक समझने के लिए सभी वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण है। तो वस्तुनिष्ठ समीकरण, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, संवेदनशीलता का असाहचर्य, तो ये सभी चीज़ें क्या है ये सभी आपको पिछली वीडियो से समझ में आ जाएंगी। और ये सभी सिद्धांत जो दिया था ये तीनों सिद्धांत थे इलियट के। वही अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत दिया था क्रोचे ने। परंपरा की परिकल्पना एवं व्यक्ति प्रज्ञा का सिद्धांत भी दिया था इलियट ने ही। कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज का है। द्वंद्ववाद का सिद्धांत हीगेल का है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। वहीं महान यथार्थवाद का सिद्धांत जॉर्ज लुकाच का है। मिथकीय समीक्षा नार्थप फ्राई की है। वहीं स्वच्छंदतावाद का सिद्धांत वर्ड्सवर्थ ने दिया था। तो इस प्रकार ये सभी प्रमुख सिद्धांत थे। कुछ और भी महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जिनको हम देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं अंतर्विरोध का सिद्धांत जो कि क्लिंच ब्रुक्स का है। वही विखंडन जैक देरिदा का है। कई बार ये सभी देखिए प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, सभी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा सिद्धांत और प्रवर्तकों को। तो विखंडन के प्रवर्तक है जैक देरिदा। वही विडंबना और विसंगति के क्लिंच ब्रुक्स ही हैं। विरोधाभास या आयरनी जो है इसके है रॉबर्ट पेन वारेन। ठीक है, आयरनी या विरोधाभास के रॉबर्ट पेन वारेन। वहीं साहित्य का समाजशास्त्र इपालीत तेन है इसके प्रवर्तक। वहीं अजनबीपन मार्क्स का है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत थे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत। आगे हम जब महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों को भी देख लेंगे जो कि वस्तुनिष्ठ पुस्तक में हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्लेटो के अनुसार परम सत्य क्या है। तो जैसा कि हमने पढ़ा ही कि प्रत्ययवाद का सिद्धांति प्लेटो का है, परम सत्य भी ये प्रत्यय को ही मानते हैं। ठीक है, इनके हिसाब से आइडिया या प्रत्यय ही क्या है? परम सत्य है। बाकी जो भी है वो सब केवल क्या है? मिथ्या है। तो प्लेटो के अनुसार परम सत्य है प्रत्यय। वही प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक की बात करें तो लुकाच, ब्लॉक, बेंजामिन, गोल्डमन, एडार्नो। ठीक है, ये सभी मार्क्सवादी समीक्षक है, क्योंकि परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाता है कि कौन से समीक्षक इनमें से मार्क्सवादी है या कौन नहीं है, तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। वही प्रमुख बिंबवादी जो लेखक है वो है एजरा पाउंड, लोवेल ड लिटिल, D.H. लॉरेंस तथा रिचार्ड
एलिंगटन, ये सभी जो है ये बिंबवाद के लेखक हैं। वही प्रमुख प्रतीकवादी कौन कौन से लेखक हैं, तो बादलेयर और मेलार्मे तथा रेबो। ठीक है, बादलेयर, मेलार्मे, रेबो ये सभी हैं प्रतीकवादी लेखक। वही अजनबीपन को आधुनिक सभ्यता का अनिवार्य फल किसने माना है, तो मार्कूजे ने माना है अजनबीपन को आधुनिक सभ्यता का अनिवार्य फल। वही नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक कौन है, तो नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक है रैनसम, ब्रुक्स, रॉबर्ट पेनवारेन तथा ब्लैकमर। ठीक है, ये सभी जो है वो नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक हैं। वही प्रमुख अस्तित्ववादी हैं जास्पर्स, हाइडेगार, सात्र, किरकेगाद, पास्कल, नीत्शे, काफ्का, कामू, ये सभी अस्तित्ववादी लेखक। ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं, इनमें से पूछा जाता है परीक्षाओं में प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा। इन सभी अस्तित्ववादी, नई समीक्षा के लेखक, अजनबीपन के बारे में, प्रतीकवाद के बारे में सभी महत्वपूर्ण है। वही अगला है अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो सोरेन, किरकेगाद और पास्कल जो है ये माने जाते हैं अस्तित्ववाद के प्रवर्तक। वही ग्रामेटोलॉजी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो जाक देरिदा है। कई बार ये रचना न जाने कितनी परीक्षाओं में पूछी गई है। ग्रामेटोलॉजी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, देरिदा है। वही अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है। ठीक है, यह मत किसका है, तो यह मत है प्लेटो का, यानी कि जिस भी वस्तु का अनुकरण किया जाता है अनुकरण ही मिथ्या है। ठीक है, तो अनुकरण सत्य से तिगुना दूर होता है, ऐसा प्लेटो मानते हैं। वही कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। कल्पना क्या है, मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। यह मत किसका है, तो यह मत है कॉलरिज का। ठीक है, वहीं आगे हम देखेंगे, आपने देखा भी होगा कि कल्पना का जो सिद्धांत है वो कॉलरिज का ही दिया हुआ है, तो कल्पना के बाद जो करते हैं वो करते हैं कॉलरिज। वहीं काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण भाषा के पक्षधर कौन थे, तो ग्रामीण भाषा के पक्षधर थे वर्ड्सवर्थ। काव्य जीवन की आलोचना है, यह कथन किसका है, तो यह है मैथ्यू आर्नोल्ड का कथन, जो कहते हैं कि काव्य क्या है, जीवन की आलोचना है। अगला है क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है, तो कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से जोड़ा जाता है क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत को। वही क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद जो है वो भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है। वही कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है इलियट का, जो क्या मानते हैं कि कविता जो है वो कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि व्यक्तित्व से ही पलायन है। वही नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक कौन है, तो तनाव शब्द के प्रवर्तक है एलन टेट। एम्बिगुइटी यानी कि अनेकार्थता, नई समीक्षा में इस शब्द के प्रवर्तक हैं विलियम एम्सन। कौन है, विलियम एम्सन है अनेकार्थता शब्द के प्रयोक्ता, जिसको हम एम्बिग्विटी के नाम से भी जानते हैं। वही 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी के रचनाकार कौन है, तो विलियम एम्सन ही है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी के रचनाकार। अगला है अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है, तो अजनबीपन अस्तित्ववाद की विचारधारा की विशेषता है। वही अंतर्विरोध यानी कि पैराडॉक्स शब्द के प्रस्तुतकर्ता है क्लिंथ ब्रुक्स। ठीक है, क्लिंथ ब्रुक्स है अंतर्विरोध या पैराडॉक्स शब्द के प्रस्तुतकर्ता। वही विखंडन या डिकंस्ट्रक्शन शब्दावली के नई समीक्षा में प्रयोक्ता कौन है, तो जॉक देरिदा। ठीक है, यह जैक देरिदा है विखंडनवाद या डिकंस्ट्रक्शन शब्दावली के नई समीक्षा में प्रयोक्ता। वही कला अनुकृति की अनुकृति है, यह मत किसका है, यह मत है प्लेटो का, जो कहते हैं कि कला क्या है, अनुकृति की अनुकृति है। वही अर्थमीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो रिचर्ड्स है अर्थमीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक। किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले हैं रिचर्ड्स। वही आदिम मनुष्य की भाषा को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो मिथक के रूप में आदिम मनुष्य की भाषा को परिभाषित किया जा सकता है। बिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो बिंब 2 प्रकार के होते हैं, ऐन्द्रिय बिंब और मानस बिंब। ठीक है, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। वही प्रतीक कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतीक भी 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत और वैयक्तिक। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्नों में पूछा जाता है। वही बिंब का प्रवर्तक कौन है, तो बिंब का प्रवर्तक है फ्लिट। कल्पना को नैतिक शक्ति किसने कहा है, तो शैली ने कहा है कल्पना को नैतिक शक्ति। वही आचार्य शुक्ल ने कल्पना के कितने भेद किए हैं, तो 2 भेद किए हैं आचार्य शुक्ल ने कल्पना के, एक विधायक कल्पना और दूसरा है ग्राहक कल्पना।
अगला है एडिसन के एसेज ऑन इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद कल्पना का आनंद शीर्षक से किया है किसने, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। एडिसन के एसेज ऑन इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद कल्पना का आनंद के नाम से। वही कल्पना को काव्य की आत्मा किसने माना है, तो कॉलरिज ने कल्पना को काव्य की आत्मा माना है। वही यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है, तो वॉल्टेयर है यथार्थवाद के प्रवर्तक। पश्चिम में कला के कितने भेद माने गए हैं, तो पश्चिम में कला के 2 भेद माने गए हैं, ललित कला और उपयोगी कला। ठीक है, कितने भेद है कला के? 2 भेद है। वही कला के लिए इस मत के प्रवर्तक हैं ब्रैडले। ठीक है, ब्रैडले कहते हैं कि कला के लिए। वही कला के लिए इस मत को मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ब्रैडले, वॉल्टर पेन विस्लर, वही ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है, तो ये तीनों विद्वान मानते हैं कि कला क्या है, कला के लिए है। वही किस पाश्चात्य विद्वानों ने लोकमंगल को काव्य हेतु माना है, तो लोकमंगल को काव्य हेतु मानने वाले हैं प्लेटो, रस्किन तथा टॉलस्टॉय। वही आनंद को काव्य प्रयोजन किसने माना है, तो शिलर तथा शैली ने माना है आनंद को काव्य का प्रयोजन। वही अपने आप को किसने प्रौढ़तावादी माना है, तो इलियट ने अपने आप को प्रौढ़तावादी माना है। पाश्चात्य देशों में साहित्य को क्या कहा गया है, तो पाश्चात्य देशों में साहित्य को कहा गया है कला। क्या कहा गया है? कला। वही काव्य जीवन का प्रतिबिंब है जो कि इसके नित्य सत्य में अभिव्यक्त रहता है। कहते हैं कि काव्य क्या है? जीवन का प्रतिबिंब है जो कि इसके नित्य सत्य में अभिव्यक्त रहता है। तो यह कथन है शैले का। वही किस विद्वान ने त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया है, तो अरस्तु ने त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया है। वही कल्पना को रासोन्मुख भावना किसने कहा है, तो हॉब्स ने कल्पना को रासोन्मुख भावना कहा है। जब कोई पदार्थ किसी भाव या विचार का स्वीकृत उपलक्षण या संकेत बन जाता है तो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है प्रतीक। यानी कि जब कोई पदार्थ किसी भाव या विचार का स्वीकृत उपलक्षण बन गया या संकेत बन गया तो बन गया प्रतीक। बिंब का एक भेद प्रत्यक्ष बिंब किस दृष्टि से विभाजित है, तो यह अभिव्यंजना की दृष्टि से विभाजित है। वही केवल वे ही बिंब काव्यात्मकता से युक्त माने जा सकते हैं जो कि भावात्मक हो। यह कथन किसका है? यह कथन है कॉलरिज का। वही प्रतीकों के वर्गीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सफल प्रयास किसने किया है, तो अर्बन ने ऐसा किया है। प्रतीकों के वर्गीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफल प्रयास किसने? अर्बन ने। वही साहित्य में यथार्थवाद के उदय का मूल कारण क्या है, तो मूल कारण है साहित्य में अति कल्पना का विरोध। यहीं से यथार्थवाद का उदय माना जाता है। वही यथार्थवादी विचारधारा का जन्म किस शताब्दी में हुआ, तो 19वीं शताब्दी में हुआ था यथार्थवादी विचारधारा का जन्म। अगला है पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते। यह कथन किसका है, तो यह कथन है शेक्सपियर का, जो कहते हैं कि पागल हो, प्रेमी हो या फिर कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। वही प्रतीक अहम की कारा से निकलने के द्वारा है। ठीक है, तो अहम की कारा से निकलने के द्वार है प्रतीक। यह कथन किसका है, तो यह कथन है बोरिस पेस्तरनाक का। वही आदि बिंब की चर्चा किसने की, तो युंग ने की थी आदि बिंब की चर्चा। अभिव्यंजना की दृष्टि से बिंब के कितने भेद होते हैं, तो अभिव्यंजना की दृष्टि से बिंब के 2 भेद होते हैं, प्रत्यक्ष और अलंकृत। वही बिंब का प्रमुख कार्य है संप्रेषणीयता। क्या है? संप्रेषणीयता है प्रमुख कार्य बिंब का। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, जो कहते हैं कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। वही स्वच्छंदतावाद का जन्म कब हुआ, तो 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 19वीं शताब्दी के आरंभ में स्वच्छंदतावाद का जन्म हुआ था। प्रकृति की ओर वापस लौटो, बैक टू नेचर का नारा किसने दिया, तो यह नारा दिया था रूसो ने। ठीक है, कि प्रकृति की ओर वापस लौटो। आगे हम स्वच्छंदतावाद की कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे जिसमें विद्रोह की प्रवृत्ति होती है, कृत्रिमता से मुक्ति होती है, मध्य युग की ओर प्रत्यावर्तन है, कल्पना का प्राधान्य है, अद्भुत तत्व है, व्यक्तिवाद है, सौंदर्यमय दृष्टि और इंद्रियता है, वही प्रकृति प्रेम। ये सभी जो है स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि कौन कौन से हैं, तो कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, शैली और कीट्स, ये जो 4 हैं लेखक वो स्वच्छंदतावादी कवि हैं। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आया है तो ध्यान रखिएगा। वही क्लासिसिज्म का हिंदी रूपांतरण श्रेण्यवाद किसने किया है, तो नलिन विलोचन शर्मा जी ने
क्लासिसिज्म का हिंदी रूपांतरण शरण्यवाद के नाम से किया है। कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ानों में भी कुछ बंधन, कुछ संयम रहता है। अभिजात्यवादी कवि मनुष्य को, उस समीपता को, उसकी इस सीमा को कभी भूलता नहीं। वह जानता है धरती से उसका अटूट नाता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ह्यूम का, ठीक है, जो कहता है कि कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ानों में भी कुछ बंधन, कुछ संयम रहता है। वहीं यूरोप में साहित्य तथा कला विवेचन की दृष्टि से अंधकार युग कहलाता है 5वीं सदी से 15वीं शताब्दी तक का युग, ठीक है। यूरोप में साहित्य तथा कला विवेचन की दृष्टि से अंधकार युग। वहीं नव्य अभिजात्यवाद का उत्थान कहाँ हुआ था? तो उत्थान हुआ था फ्रांस में 17वीं शताब्दी में नव अभिजात्यवाद का। अगला है इंग्लैंड के प्रमुख नव्य अभिजात्यवादी आलोचक हैं वेन जॉनसन, जिनका समय 1573 से 1637 बताया गया है। वहीं जॉन ड्राइडन है 1631 से 1700, अलेक्जेंडर पोप है 1688 से 1744, वहीं सैमुअल जॉनसन है 1740 से 1795। तो इस प्रकार जो इंग्लैंड के प्रमुख नव्य अभिजात्यवादी आलोचक हैं उनमें जो नाम आता है वेन जॉनसन का, जॉन ड्राइडन का, अलेक्जेंडर पोप और सैमुअल जॉनसन का। एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 के रचयिता कौन है? तो अलेक्जेंडर पोप है इस ग्रंथ के रचयिता। बड़ी महत्वपूर्ण रचना है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। वही एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, कई बार ये सब रचनाएं देखिए पूछी गई है। 1668 ईस्वी की यह रचना है और इसके रचयिता है ड्राइडन। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी के ड्राइडन, ठीक है, ड्रामेटिक से ड्राइडन, ऐसे ट्रिक करके आप इसको याद रख सकते हैं। वही इंग्लैंड में नव्य अभिजात्यवाद का दौर जो है वो था 17वीं से 18वीं सदी। वही नव्य अभिजात्यवाद का पुनः उदय कब हुआ? तो नव्य अभिजात्यवाद का पुनः जो उदय हुआ था वो हुआ था फ्रांस में 19वीं सदी के अंत में, इंग्लैंड तथा अमेरिका में 20वीं सदी के आरंभ में, ठीक है, नव अभिजात्यवाद का। प्रमुख नव्य अभिजात्यवादी कौन कौन से हैं? तो मैथ्यू आर्नल्ड, इविंग बेबिट, टी.एस. इलियट और यूम, ये जो है ये सभी है नव अभिजात्यवादी। जो प्रमुख नाम जो आता है इनका आता है। वही 20वीं सदी में हम किस आलोचक ने अभिजात्यवाद को दार्शनिक आधार दिया था? तो यूम ने 20वीं सदी में अभिजात्यवाद को दार्शनिक आधार दिया था। किसने? यूम ने। रूसो के अनुसार रोमांटिसिज्म में मनुष्य को संभावनाओं का अनंत कोश माना गया, जबकि क्लासिकी दृष्टि में मनुष्य वस्तुतः सीमित है और परंपरा तथा नियमों के अनुशासन द्वारा मूल्यवान उपलब्धि करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है यूम का। वही अभिजात्यवाद और नव्य अभिजात्यवाद में प्रमुख अंतर क्या है? तो नव्य अभिजात्यवाद में परंपरा के अनुसरण के बजाय मूल्यों और आदर्शों के अनुसरण को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। यानी कि नव्य अभिजात्यवाद जो है वो अभिजात्यवाद से इस मामले में अलग है, क्योंकि नव्य अभिजात्यवाद में परंपरा के अनुसरण के बजाय मूल्यों और आदर्शों के अनुसरण को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। अगला है एक स्पष्ट प्रवृत्ति के रूप में अभिजात्यवाद यानी कि क्लासिसिज्म की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो होरेस को दिया जाता है, जो कि 65 ईसा पूर्व है होरेस। तो ये एक स्पष्ट प्रवृत्ति के रूप में अभिजात्यवाद यानी कि क्लासिसिज्म की शुरुआत का श्रेय होरेस को ही दिया गया है। वही क्लासिक्स लैटिन शब्द है। क्लासिक्स क्या है? एक लैटिन शब्द है जिसका प्रयोग रोम में करदाताओं के सर्वोच्च वर्ग के लिए किया जाता था, ठीक है। तो ये किसके लिए किया जाता था? क्लासिक्स। आज जो कहते हैं ना कि बहुत क्लासिकल है या बहुत क्लासिक है, तो क्लासिसिक्स जो शब्द है ये लैटिन शब्द है, ठीक है। क्लासिक्स, ठीक है, क्लासिक्स एक लैटिन शब्द है जिसका प्रयोग रोम में करदाताओं के सर्वोच्च वर्ग के लिए किया जाता था। अगला है क्लासिसिज्म के लिए हिंदी में शब्द जो प्रयुक्त होता है वो प्रयुक्त होता है अभिजात्यवाद या शास्त्रवाद या फिर श्रेयवाद, ठीक है। तो ये तीनों जो शब्द है वो प्रयुक्त होता है हिंदी में क्लासिसिज्म के लिए, अभिजात्यवाद, शास्त्रवाद और श्रेयवाद। वही अभिजात्यवाद के बीज सर्वप्रथम किसके काव्य चिंतन में मिलता है हमें? तो सर्वप्रथम प्लेटो के काव्य चिंतन में हमें अभिजात्यवाद के बीच देखने को मिलते हैं। वही अभिजात्यवाद की प्रमुख अगर प्रवृत्तियों की बात करें तो प्राचीन साहित्यिक परंपरा का इसमें अनुकरण था। मर्यादा, औदात्य, आत्मा की गरिमा, स्वच्छता तथा प्रशांति पर बल था। कला को वस्तुनिष्ठ मानना था इसको। भावावेश के स्थान पर भाव संयम और भाव व्यवस्था पर बल दिया गया था। वहीं सार्वभौमिकता और निर्वैयक्तिकता इसमें विद्यमान थी। साथ साथ परंपरानुगतिकता की दिशा में उन्मुक्तता भी था, ठीक है, यानी कि परंपरानुगतिकता की दिशा में उन्मुक्तता, परंपरा के अनुसार चलना।
ठीक है, तो ये सभी अभिजात्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां थी। वही रोमांटिसिज्म यानी कि स्वच्छंदतावाद को परंपरावादी कला के विरुद्ध नवोन्मेषकारी सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत किसे कहा गया है, तो एमिल लेगुई तथा लुई कैजामिया ने इसको कहा है कि रोमांटिसिज्म यानी स्वच्छंदतावाद को परंपरावादी कला के विरुद्ध नवोन्मेषकारी सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, अगला रोमांटिसिज्म शब्द का पारिभाषिक तौर पर सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो 1661 में फ्रांस में हुआ था। वही रोमांटिसिज्म का क्लासिसिज्म की विपरीत प्रवृत्ति के रूप में अर्थ निर्धारण किसने किया, तो श्लेगल ने किया था। वही नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं, तो टी.एस. इलियट माने जाते हैं नई समीक्षा के जनक। द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल के रचयिता कौन है, तो मिडल्टन मरे हैं द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल के रचयिता। वही रिवैल्यूएशंस 1936 नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो F.R. लेविस है रिवैल्यूएशंस, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी। वही आंग्ल अमेरिकी साहित्य के सन 1930 से 60 तक के समय को साहित्यिक आलोचना में क्रांति का युग किसने कहा है, तो जॉन हॉलावे ने कहा है कि आंग्ल अमेरिकी साहित्य में सन 1930 से 60 तक का समय को साहित्यिक आलोचना में क्रांति। वही नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्पिनगार्ड ने सन 1910 में अपने एक लेख में किया था। ये पूछा जाता है कि नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो स्पिनगार्ड ने किया था, प्रोफेसर स्पिनगार्ड। ठीक है, कोलंबिया विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे और 1910 में अपने एक लेख में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। वही नई समीक्षा शब्द को पारिभाषिक शब्दावली का रूप देने का श्रेय रैनसम की 1941 में प्रकाशित पुस्तक न्यू क्रिटिसिज्म को है। ठीक है, जॉन क्रो रैनसम की जो पुस्तक है न्यू क्रिटिसिज्म, इसी में नई समीक्षा शब्द को पारिभाषिक शब्दावली का रूप देने का श्रेय इनको मिलता है, रैनसम को। वही साहित्यालोचना की किस पद्धति में कृति को केंद्रीय स्थान दिया गया है, तो कृति को केंद्रीय स्थान दिया गया था नई समीक्षा में। ठीक है, साहित्यालोचना की किस पद्धति में, तो साहित्यालोचना की किस पद्धति में कृति को केंद्रीय स्थान दिया गया था, तो नई समीक्षा में कृति को केंद्रीय स्थान दिया गया था। वही आलोचना में कविता के विस्तृत विश्लेषण और घनिष्ठ यानी कि गहन पाठ की परंपरा किस समीक्षा पद्धति ने कायम की थी, तो नई समीक्षा ने यह कायम की थी, आलोचना में कविता के विस्तृत विश्लेषण और घनिष्ठ यानी कि गहन पाठ की परंपरा। वही ABC ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो इस ग्रंथ के रचयिता है एजरा पाउंड। कई बार परीक्षा में प्रश्न आया भी है कि ABC ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो एजरा पाउंड है। वही अब देखेंगे नई समीक्षा की कुछ महत्वपूर्ण कृतियों को, जैसे कि ग्रंथ है और उनके रचयिता है हाउ टू टीच रीडिंग F.R. लेविस का, हाउ टू रीड अ पेज रिचर्ड्स का, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग रिचर्ड्स का, सेक्रेड वुड 1920 की रचना है जो कि इलियट की है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 रिचर्ड्स की है। वही 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी एम्सन की है, गॉड विदाउट थंडर 1930 जो कि रैनसम की है, रिवैल्यूएशन 1936 तथा द कॉमन परसूट 1953 ये लेविस की रचनाएं हैं दोनों। ऑन द लिमिट्स ऑफ पोइट्री 1948 ईस्वी एलन टेट की रचना है। द फॉरलैंड डेमन 1955 की ये एलन टेट की रचना ये भी। वही लैंग्वेज एज जेस्चर R.P. ब्लैकमर की रचना है। लायन एंड द हनीकोम्ब 1956 की R.P. ब्लैकमर की रचना ये भी। वही द ग्रामर ऑफ मोटिव्स केनेथ बर्ग की रचना है। परमानेंस एंड चेंज जो है वो केनेथ बर्ग की रचना है। और आज का जो अंतिम है वो है द फ्यूजिटिव नामक काव्य पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो जॉन क्रो रैनसम ने किया था द फ्यूजिटिव नामक काव्य पत्रिका का संपादन। और इसी प्रकार यहाँ पर हमारी पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी की पुस्तक पूरी समाप्त हो जाती है। आशा करती हूँ इस पुस्तक को समझने और पढ़ने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद भी अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो अब अगले जो हमारी सीरीज़ चल रही है शुक्ल जी, उससे ज़रूर से जुड़ जाएं, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं जो कि शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जुड़ी हुई है। तो आपको परीक्षा में शुक्ल जी से भी सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते ही हैं, तो ज़रूर से उन सभी वीडियो को भी देखते रहिएगा और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।